गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इवन हम लोग बात कर रहे हैं उन 150 घंटे के बारे में जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा यहाँ पे, और हम उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको करेंगे, ठीक है। और इतना ही पढ़ लेंगे और इतना ही पढ़ने के साथ ही आपका यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो निकल जाएगा। इवन कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का या वनडे एग्जाम का, वो भी यहीं से क्लियर हो सकता है अगर आपने 2 बार क्लासेस ये देख ली हैं, ठीक है। तो हम सारे सिलेबस करा रहे हैं फटाफट, आप लोग इसको ज्वाइन करते रहिए, ओके, ठीक है। और मित्रों एक खास बात, अरुणोदय आईएएस मेंटोरशिप प्रोग्राम बड़े स्तर पर चला रहा है। तो जो भी अपनी एक्चुअल तैयारी करना चाहते हैं, पीटी और मेंस जो अपना क्लियर करना चाहते हैं, वो अरुणोदय आईएएस में ज्वाइन कर सकते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसका मतलब है 1 by 1 टीच, एक एक करके पढ़ाया जाता है यहाँ पे, और हर महीने टेस्ट सीरीज, हर हफ्ते टेस्ट सीरीज जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी पोर्शन, चाहे वो मेंस की हो और या फिर पीटी की हो। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उसमें कराए जाते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम बड़े स्तर पर कराया जा रहा है और जो भी उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ओके। मुखर्जी नगर में आप जो है आ सकते हैं और यहाँ पे मेंटोरशिप में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमने देखा हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बहिष्कार की बात कर ली थी, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की हमने बात कर ली हुई थी, बंगाल विभाजन की हमने बात कर ली हुई थी, ठीक है। और इसके आगे हम लोग आज बात करेंगे कांग्रेस का सूरत विभाजन और इसके बाद में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन से पोर्शन हमने कर लिए हुए हैं, ये सारा हमने कर लिया हुआ है। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ये हमने सारे कर लिए हुए हैं, ठीक है। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है सूरत विभाजन, ओके। तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे। अच्छा, सूरत विभाजन से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है तो इसको आप लोग ध्यान से करेंगे। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फोटो आपको दिख रही होगी, फोटो भी लगा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बात करी हुई थी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की। तो उसमें जो उग्रवादी उग्र राष्ट्रवादी नेता थे वो चाहते थे कि जो बहिष्कार आंदोलन है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन है, उसको बंगाल के बाहर भी ले जाया जाए और जो अध्यक्ष है, कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो किसी उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता को बनाया जाए, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि उदारवादियों का वर्चस्व रहता है कांग्रेस पे, तो कांग्रेस में उदारवादियों के वर्चस्व रहने की वजह से कोई उग्र राष्ट्रवादी नेता जो है उसका अध्यक्ष नहीं बन पाता है और ये जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन है वो इंडिया के कई सारे हिस्सों में, भारत के कई सारे हिस्सों में फैल नहीं पाता है। हालांकि उनकी मंशा ये होती है, खासकर तिलक जी की, कि भाई इसको पूरे भारत में इसको विस्तारित किया जाए, इसका विस्तार दिया जाए, ठीक है। तो उसी की अगली कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं कि सूरत विभाजन कैसे होता है और क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। तो एक पृष्ठभूमि हमने आपको तैयार कर दी है, बातें बता दी हुई हैं, हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में जबकि क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो जाता है। इसके क्या कारण रहे थे? कारण से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, कारण से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि क्या कारण रहे थे और कैसे कैसे ये प्रोग्रेस कर रहा था, वहां से स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका प्रमुख कारण था कांग्रेस में 2 विपरीत विचारधाराओं का उदय, ठीक है। उदारवादी विचारधारा तो हम लोग देख रहे थे, उदारवादी विचारधारा हम लोग पहले से ही देख रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, अब जो हम बात करने वाले कि इस टाइम क्या है, 2 विचारधारा जो है वो रन कर रही थी। कौन सी? एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा और दूसरी उदारवादी विचारधारा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 विपरीत विचारधाराओं के उदय कारण आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सूरत विभाजन 1907 में हो जाता है, ठीक है। दुखद समाचार है, बहुत दुखद समाचार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैसे कैसे हुआ है। हमने देखा हुआ था कि 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में संपन्न हुआ था, तो इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार एवं
सहयोग की नीति की कटु आलोचना की थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप अनुनय विनय की नीति पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम आत्मसम्मान और आत्मबल पर विश्वास करते हैं। जितने भी भारत के गरीब तबके के लोग हैं, जो भी गांव में रहते हैं, उन सबको आप जोड़िए, और ये जो प्रार्थना पत्र आप भेजते हैं ना सरकार को, ये काम नहीं आने वाले हैं। और कुछ अलग करिए, कुछ अलग करिए। तो तिलक ने क्या है यहाँ पे जोर दिया हुआ था, और वो नरमपंथियों से बहुत नाखुश थे, और तिलक की मंशा थी, उनका ऐसा मानना था, उनका मंशा था कि भाई स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दे दिया जाए, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं। जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, और उदारवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाए, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाए। जबकि उदारवादियों का मत था कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीके से किया जाए, उसी पुराने ढर्रे पे, उसी पुराने ढर्रे की बात कर रहे थे, ठीक है। तथा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। जबकि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग चाह रहे थे, ऐसा कह रहे थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें सरकार की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका सीधा विरोध करना चाहिए, सीधे विरोध करना चाहिए, कोई संवैधानिक तरीका नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। हम चाहे ये नरमपंथियों की बात करें या यहाँ पे हम गर्मपंथियों की बात करें, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। देखना कैसे कैसे सूरत विभाजन हो रहा है, ठीक है। उदारवादी और उग्रवादियों में अंतर देख लो फटाफट। कैसे? उदारवादी, जिनको नरमपंथी हम लोग बोलते हैं, सामाजिक आधार जो इनका था, इनका जो सामाजिक आधार वो कहां तक? जमींदार और शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में ही था। दूसरा, संवैधानिक प्रेरणा स्रोत इनके क्या थे? पाश्चात्य उदार विचार, पाश्चात्य उदार विचार और यूरोपीय इतिहास, ठीक है। अपने इतिहास से इनको मतलब नहीं था उदारवादियों को। हाँ, वो पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति उसकी बड़ाई करते थे। वो बोलते थे कि अगर अंग्रेज चाहे तो हम शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करने वाले थे अंग्रेज ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके संवैधानिक प्रेरणा स्रोत क्या है? पाश्चात्य उदार विचार और यूरोपीय इतिहास। ब्रिटिश न्यायप्रियता में वो विश्वास करते थे कि अंग्रेज बेखबर नहीं है हमारी मांगों से। बात समझ में आ गई? ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, और इनका विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध अब भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हितों के लिए लाभप्रद होंगे। तो ये उदारवादियों का इस तरह से वक्तव्य आता है। उग्रवादी कैसे थे देख लो एक बार, जिनको हम लोग अतिवादी बोलते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर। सामाजिक आधार इनका देखें तो शहरों के शिक्षित एवं निम्न मध्यवर्गीय लोगों के बीच था इनका, काफी बड़ा विस्तार है इनका। आप कह सकते हैं जो सामाजिक आधार, जो सामाजिक पहुंच कहिए, उनकी बहुत ज्यादा है उग्रवादियों की। और जो इनका संवैधानिक प्रेरणा स्रोत है, ये देखना, यहाँ पे देखना कितना अंतर है उदारवादियों और उग्रवादियों में। ये इनका भारतीय इतिहास ही प्रेरणा स्रोत है, और सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरागत हिंदू मूल्य यहाँ पे इनके प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, जैसा कि वो मानते थे। ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास या निष्ठा नहीं रखते थे, जैसा कि उदारवादी चाहते थे कि हम यहाँ पे विश्वास रखें, उनके प्रति निष्ठा रखेंगे, अंग्रेज हमारी मांगों से बेखबर नहीं है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे थे। और इनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध रहने से भारत का आर्थिक शोषण जारी रहेगा, जारी रहेगा आर्थिक शोषण। ये कौन मान रहा है? ये उग्रवादी मान रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मूल अंतर था, और ब्रिटिश ताज के प्रति यहां पे ये निष्ठा रखते थे। कौन? ये उदारवादी हैं, और ये उग्रवादी हैं, जिनको हम लोग अतिवादी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका मानना था, उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा हमारी रहेगी, और इनका मानना था कि सरकार विरोधी आंदोलन मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य भी राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। हमने चर्चा की हुई थी, याद करो। उनका मानना था कि भारतीय समाज तमाम जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, वो राजनीतिक रूप से शिक्षित नहीं है, राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है, और अगर हमने उनको बोला कि आप शामिल होइए तो हो सकता है विद्रोह कर दें। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अंग्रेज दमन के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तो उनका ऐसा मानना था, और वो कहते थे
एक और उनकी मांग थी, वो कैसे थे? सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने एवं संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे थे और केवल संवैधानिक दायरे में रहकर ही लक्ष्य पाने की विश्वास करते थे। पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता का समर्थक थे वो लोग, समर्थन कर रहे थे। लेकिन यहां पे आप देखेंगे जो उग्रवादी हैं, जिन्होंने एक भारत के एक बड़े तबके को अपने साथ में जोड़ने का एक आह्वान किया हुआ था, उनका मानना है, उनका विश्वास था कि ब्रिटिश ताज भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य है और उन्हें जन सामान्य की शक्ति एवं त्याग की भावना के में पूर्ण निष्ठा थी। ठीक है, वो मानते थे कि जन सामान्य को अगर हम ठीक तरह से शिक्षित कर दें, उनको समझा दें, तो यही क्या, यही हमारे लिए एक आत्मबल आत्मसम्मान के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो क्या जन सामान्य की त्याग की शक्ति और त्याग की भावना में पूर्ण निष्ठा रखते थे और भारतीय दुर्दशा को दूर करने हेतु स्वराज की मांग कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने स्वराज की मांग की हुई थी। अगला हम देखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर वो कहते थे कि आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असंवैधानिक तरीके जैसे बहिष्कार, अहिंसात्मक गतिरोध से परहेज नहीं करेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम बहिष्कार भी कर सकते हैं और अहिंसक प्रतिरोध से परहेज नहीं करेंगे, ये भी हम हथकंडे अपना सकते हैं। ये किसका मानना था? ये उग्रवादियों का मानना था। और कहते हैं आगे कि भारतीय समारोह के आयोजन तथा प्रेस, शिक्षा एवं भारतीय साहित्य के समर्थक थे। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे, ये उदारवादियों की बात करें तो ये पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक माने जाते हैं। तो एक मूल अंतर है ये, कैसे इनकी विचारधारा, आप देखें बिल्कुल उलट विचारधारा है, उग्रवादियों उदारवादियों की बिल्कुल उलट विचारधारा है। तो आप समझ गए होंगे कि स्वाभाविक है दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते। और उसकी परिणति क्या हुई? कांग्रेस विभाजन हो गया 2007 में, 1907 में सूरत में विभाजन जो है ये हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं, कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे चीजें हुई थी। याद करो वो कुर्बानी, दिसंबर 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, हमने देखा हुआ है। और इस अधिवेशन में तत्कालीन सांप्रदायिक दंगों एवं क्रांतिकारी आतंकवाद तथा उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव कम भी हो गया था, हमने देखा हुआ था। लेकिन वर्चस्व बना हुआ था, उदारवादियों का वर्चस्व अभी भी बना हुआ था। लेकिन आप देखेंगे जो प्रभाव है अभी उदारवादियों का यहाँ पे कम दिखाई पड़ता है। और इस अधिवेशन में उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मुद्दा समझ लेना, मुद्दा यहां पे समझ लेना, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, इनमें से कोई एक अध्यक्ष बनना चाहिए। कब? 1906 में। ठीक है, जबकि नरमपंथी इनका मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया और ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज या स्वशासन को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। यह पहली दफा था जब कांग्रेस ऐसा कर रही थी, पॉइंट को नोट कर लिया जाए यहाँ पे। पहली बार क्या है, कांग्रेस ने स्वराज और स्वशासन की बात की थी। कब? 1906 में। और स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो ये हमने पुरानी बातें की, एक गड़े मुर्दे तरह उखाड़े हुए पुरानी बातें हमने की हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उग्रवादी कैसा पक्ष मानते थे, उग्रवादियों का पक्ष क्या था। हमने देख लिया हुआ है कि उदारवादी क्या कह रहे थे, रास बिहारी को बनाया जाए, और उग्रवादी चाहते थे कि भाई लाला लाजपत राय या तिलक जी को बनाया जाए। यहां हम बात करते हैं उग्रवादी क्या, उनका पक्ष देख लेते हैं एक बार। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया, किंतु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, जिसके बाद इस विषय पर उदारवादियों और उग्रवादियों में बहस छिड़ गई कि आप हमें बताइए। कांग्रेस से पूछ रहे उग्रवादी, उदारवादियों से पूछ रहे उग्रवादी, हमें बताइए कि आपने जो स्वशासन और स्वराज की बात कही हुई है अपने वार्षिक अधिवेशन में, उसका मतलब क्या है, हमें बताइए। उदारवादी बोलते हम नहीं बताएंगे, क्या कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे एक झगड़े का ये भी कारण बनता है। दूसरी बात, कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्ताव को ज्यादा महत्व ना मिलने के कारण भी उनमें निराशा बढ़ी हुई थी, क्योंकि हमने देखा हुआ था कि यहां पे उग्रवादियों का काफी बड़ा बोलबाला था इस समय। ठीक है, तो इस वजह से क्या वो भी बहुत निराश हुए। धीरे धीरे दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ने लगा और उग्रवादियों का मानना था कि इस समय भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह है,
हमने देखा हुआ है कि अब तक की सबसे बड़ी जनसभा को जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसको संबोधित कर रहे थे, ठीक है। कलकत्ता के टाउन हॉल की बात करें वहां पे तो प्रस्ताव ऐसे पारित किए गए थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो उग्रवादी हैं उनका मानना कि इस समय भारतीय बहुत अभूतपूर्व उत्साह में है। हमने सभाएं देखी हुई थी, फोटो में हमने दिखाया हुआ था, कैसे हमने चित्र बताया हुआ था आपको। स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूप में प्रारंभ करने का उपयुक्त समय है, ये कौन मान रहा है? उग्रवादी मान रहे हैं। और उनका मत था कि अब वह समय आ गया है जब ब्रिटिश शासन पर आघात किया जाए और उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ये उग्रवादियों का ऐसा मानना था। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। कैसे हैं? अनुपयुक्त हैं। उनकी अनुनय विनय की नीति प्रार्थना पत्र अब नहीं चलेंगे तथा उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो उग्रवादियों का ये पक्ष था। अब बात करते हैं उदारवादियों का। उदारवादियों का भी कुछ पक्ष होगा। देखो कैसे कैसे सूरत विभाजन हो रहा है। उदारवादियों का पक्ष, दूसरी ओर उदारवादियों ने भी निष्कर्ष निकाला था कि इस समय उग्रवादियों के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान से उनका जुड़ना उचित नहीं है क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार को हटाने पर तुले हुए हैं। हाँ, ये क्या है? उदारवादियों का पक्ष है। और उदारवादी विश्वास करने लगे थे कि निकाय सुधारों के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का उनका स्वप्न पूरा हो जाएगा। ये लालच दिया गया था, ध्यान रखना, यहां पे लालच दिया गया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था? निकाय सुधारों का लालच दिया गया था। किसको? उदारवादियों को दिया गया था, ठीक है। और उनको लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं किया तो ब्रिटिशर्स जो है, जो ब्रिटिश सरकार वो भड़क जाएगी, हो सकता दमन भी कर दे, ठीक है। नरमपंथियों ने तर्क दिया कि अतिवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए और जिससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचे। उदारवादी अतिवादियों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग या संबंध नहीं चाहते थे। स्वाभाविक बात है, अगर इतना दोनों पक्ष बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो भी ऐसी बात है कांग्रेस के दो धड़ जो है वो होने की प्रबल संभावना यहाँ पे विकसित हो रही है। उदारवादी यहां पे धोखा कहां खा गए? उदारवादी धोखा कहां खा गए? देख लो एक बार। उदारवादी अनुमान लगा नहीं सके कि सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अतिवादियों को उदारवादियों से पृथक करना है, ना कि उदारवादियों को उपहार देना। जो निकाय सुधारों की बात कर रहे थे ना अंग्रेज, कि हम निकाय सुधारों की बात कर रहे हैं, हम निकाय सुधार करेंगे, तो यहां पे क्या है, वो उग्रवादी और उदारवादी दोनों को अलग करना चाहते थे, ठीक है। एक का दमन कर दो और एक को कुछ लालच दे दो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे ये धोखा खा गए। दूसरी बात, अतिवादियों ने भी नरमपंथियों के हर कदम का गलत अनुमान लगाया ना, क्योंकि भाई उदारवादियों ने ही कांग्रेस को खड़ा किया था। 1885 में उदारवादी ही उसमें शामिल हुए थे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वहां पे उस टाइम कोई उग्रवादी विचारधारा नहीं थी। तो उनका मानना था कि नहीं, अभी तक हम थोड़ा समाई करते आए हुए तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका हर कदम पे गलत अनुमान लगाते थे अतिवादी उदारवादियों के लिए। दोनों ही पक्ष इस बात की महत्ता से परिचित नहीं हो सके कि भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने में के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन एवं आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उदारवादी धोखा खा जाते हैं। गलती दोनों की है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आगे मुद्दे हम देखते हैं। फिर से एक मुद्दा गरमाया, ये तो हमने बात कर ली थी, जो पिछली बात हमने करी हुई है 1906 की बात करी हुई है, 1906 की बात करी। साथ में देखो क्या होता है, साथ में देख लो क्या होता है। अभी सूरत विभाजन होने वाला है, देख लो। अतिवादी चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन नागपुर में मध्य प्रांत में आयोजित किया जाए तथा बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष चुने जाए। फिर से वही बात उग्रवादियों की, फिर से वही बात, लाला लाजपत राय या तिलक, लाला लाजपत राय या तिलक, चाहे 1906 हो या 1907 हो, ठीक है। तो यहां पे क्या चाहते थे? तिलक या लाला जी। साथ ही यहां स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। और दूसरी ओर उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए, जो कि हुआ भी 1907 में हुआ भी। आयोजन कहां पे? सूरत में ही, ठीक है। और किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष नहीं बनने दिया जाए। बात समझ गए?
तिलक को अध्यक्ष नहीं बनने दिया जाए और उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि आप जानते हैं ये अंडरस्टूड था कि जो नेता कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो उसके प्रांत में अगर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है तो वो अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। और सूरत उस टाइम क्या है, बंबई प्रांत में आता था, सूरत जो है उस टाइम बंबई प्रांत में आता था और तिलक जी वहीं के रहने वाले थे, इस वजह से यहाँ पे उदारवादियों की बात सही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा, क्योंकि सूरत जो है वो तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था, जैसा कि हमने आपको बता दिया हुआ है। और उन्होंने रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की, ठीक है। किन्होंने? उदारवादियों ने। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, रास बिहारी घोष को। तो 1907 में रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बनते हैं और 1906 में देखा था हमने कि भाई बहुत लड़ाई झगड़ा होने लग गया था, तो आप कह सकते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी जी को जो है 1906 में क्या कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अध्यक्ष चुना गया हुआ था, ठीक है। तो कुछ दिन के लिए मामला शांत हो गया था, लेकिन मुद्दा फिर से गरमाया और आगे हम देखेंगे इसमें कि इस समय दोनों ही पक्षों में अड़ियल रुख अपना लिया गया था और समझौते की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया और इस परिस्थिति में कांग्रेस में विभाजन सुनिश्चित हो गया था, क्योंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था। फलतः अंग्रेजी ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज और सुशासन की मांग की और संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया। तो अंत में आप देखेंगे उदारवादियों की ही चली, अंत में उदारवादियों की ही चली, उग्रवादी आप पीछे वाली पंक्ति में रह गए, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे आगे क्या हुआ। 1907 से 1911 के मध्य सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए जो है वो कानून यहाँ पे पारित किए जाते हैं और इन कानूनों में ध्यान रखना ये सुमेलित करने के लिए पूछे जा सकते हैं डेट के साथ में, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सुमेलित करने के लिए पूछे जा सकते हैं। वो कौन कौन से कानून है? राजद्रोही सभा 1907, भारतीय समाचार पत्र 1908, फौजदारी कानून संशोधित 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ये प्रमुख थे यहाँ पे। और मुख्य अतिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया, वर्मा में है ये, ठीक है, मांडले जेल भेज दिया गया। और इस समय बिपिन चंद्र पाल, जैसा कि हमने देखा हुआ था, अरविंदो घोष सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था और लाला जी क्या है, विदेश चले गए थे किसी मुकदमे को लड़ने के लिए, ठीक है। लाला जी कहाँ, विदेश चले गए थे, ठीक है। और अतिवादी आंदोलन को आगे जारी रखने में असफल रहे थे। उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम हो गई थी और वो युवाओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे थे, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हमने जान लिए हुए। क्या हुआ था यहाँ पे सरकार की रणनीति देखते हैं हम लोग क्या, ठीक है। सूरत विभाजन हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे ये सूरत विभाजन हो जाता है, ठीक है, सूरत विभाजन यहाँ पे हो जाता है, ओके। तो ये हमने बातें कर ली। अब हम देखते हैं सरकार की यहाँ पे रणनीति कैसी थी। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कांग्रेस साम्राज्यवादी विरोधी तत्वों के विरुद्ध थी, राष्ट्रवादी और उदारवादी शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। किंतु बाद के वर्षों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का जो है वो मोह भंग हो गया तथा उसने राष्ट्रवादियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया। अब इनको समझ में आएगा उदारवादियों को कि जब सरकार ने क्या किया, एकदम से अपना रुख बदल लिया कांग्रेस प्रति, उसकी जो है, जो आप कह सकते हैं कि एक नीति थी कि नहीं ठीक है बातचीत से काम हुआ जाए, तो वो उसने बंद कर दिया हुआ था, कांग्रेस का विरोध करने लग गई थी और तमाम सारे विद्रोहों का दमन करने के लिए आतुर थी, ठीक है। तो एक तरह से ये यहां से मोह भंग हो गया था कांग्रेस के प्रति सरकार का। सरकार की इस नीति को प्रमुख शब्दों अवरोध, सांत्वना और दमन, पहले तो क्या किया जाएगा, अवरोध किया जाएगा, फिर शांत किया जाएगा, सांत्वना दी जाएगी, शांत हो जाओ नहीं तो हम गोली मार देंगे, तो फिर क्या है यहाँ पे दमन के रूप में इसको समझा जा सकता है। और अपनी इस रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई हुई थी। कि देखो वो कहते थे कि उदारवादियों से
मान जाओ, नहीं तो हम इनको मार रहे हैं। आप देख लो कैसे मार रहे हैं अतिवादियों को, कैसे हम अतिवादियों का दमन कर रहे हैं, आपका भी यही असर होगा। ठीक है, तो अंग्रेज ऐसा बोल रहे थे वहां पे। तो उस टाइम उदारवादियों को चीजें समझ में आती कि नहीं, उग्रवादी भी कहीं ना कहीं सही थे, हमने गलत किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अतिवादियों उदारवादियों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। द्वितीय चरण में सरकार एवं उदारवादियों के मध्य कुछ मुद्दों पर सहमति हुई तथा सरकार ने उदारवादियों को आश्वासन दिया कि यदि वे अतिवादियों से खुद को अलग रखें तो भारत में और संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को अतिवादियों से पृथक करना था। बात वही है, लालच दिया हुआ था, लालच दिया हुआ था कि भाई देख लो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हम कर देंगे, और अगर शांत हो गए थोड़ा सा, हाँ, तो हम सुधार कर देंगे। सुधार मतलब इन सेंस कि हम कुछ संवैधानिक सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये मुद्दे हमने देख लिए, सरकार की यहाँ पे क्या रणनीति थी। अब हम बात करते हैं एक मुख्य पॉइंट पे, जहाँ पे हमने बात करी हुई थी कि जो निकाय सुधार हैं वो कौन से एक्ट के माध्यम से किए गए थे, ये भी ध्यान रखना। तो वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का है। इसमें तमाम सारे मुद्दे हैं, हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। देखो खास बात, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर्स, ये सब में काम आने वाला है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से ध्यान देंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसका नाम क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1909 नाम है। इसको मार्ले मिंटो कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले जो है वो भारत सचिव थे, जो कि कहाँ थे, इंग्लैंड में बैठे हुए थे, और लॉर्ड मिंटो जो है वो वायसराय हैं, जो कि भारत में बैठे हुए थे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से इसका नाम पड़ा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार नियम सुधार की संज्ञा दी जाती है। सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। वो कौन कौन सी हैं एक बार देख लो पहले, कैसे 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 कैसे। ठीक है, यहाँ पे नंबर एक अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। नंबर एक। दूसरा, यहां पे आप देखेंगे कि मुसलमानों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। जनसंख्या के आधार पर दो मुद्दे हैं यहां पे। पहला मुद्दा कि एक तो भाई पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, दूसरा जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, तो यहां पे दो मुख्य घटनाएं जो हैं इन सुधारों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब हमने बातें कर ली हुई हैं, बात करते हैं आगे। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, और 1906 में ढाका में, ध्यान रखना कहां पे इसका गठन हुआ है, ढाका में सलीमुल्लाह नवाब मोहसिन मुल्क और बकारुल मुल्क के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहां पे होती है, ढाका में होती है, 1906 में होती है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, नाम याद रखना, पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए सलीमुल्लाह नवाब और मोहसिनुल मुल्क और वकारुल मुल्क। ठीक है, तो यहाँ पे तीन नेता हैं जो कि एक तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई नहीं है, ध्यान रखना, गलत करके नहीं आना, तीन ही लोग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मुख्य धाराएं की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेना धाराएं। नंबर एक, इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। उदारवादी चाह रहे थे, उदारवादी ऐसा चाह रहे थे, हाँ भैया हमने कर दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है इसमें, हाँ भैया हमने कर दिया हुआ है, यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि कर दी है। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। हाँ भैया हमने आपने बात करी हुई थी, हाँ हमने ऐसा कर दिया है, क्या गैर सरकारी बहुमत हमने स्थापित कर दिया है। तीसरा,
किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक थी। थोड़ी मुश्किल हो रही है कांग्रेस को, क्योंकि ये निगेटिव चीज भी इसमें जोड़ दी गई है, और जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी हुई थी। निगेटिव पॉइंट, कांग्रेस तो ऐसा नहीं चाह रही थी। कांग्रेस जो है ऐसा नहीं चाह रही थी। यहां पे कांग्रेस जो है ऐसा नहीं चाह रही थी। लेकिन यहां पे क्या किया गया, अभी भी आप देखेंगे निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी संख्या जो है वो अधिक थी। ठीक है, और दूसरी बात यहां पे देखेंगे, बात समझ गए ना, नेगेटिव चीज क्या आ गई इसमें। अभी यहीं पे देखना कांग्रेस विरोध करेगी, यहीं पे विरोध करेगी। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे उस टाइम, और इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। कैसे, 37 सरकारी सदस्य थे, सरकारी अधिकारी थे, और 32 जो है वो गैर सरकारी सदस्य थे। और ये 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद होते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, अंग्रेजी वालों नॉमिनेट किए जाते थे, और 27 चुने हुए सदस्य होते थे। और निर्वाचित 27 सदस्यों में से 6 हिंदू जमींदार द्वारा, 5 मुसलमानों द्वारा, और 1 मुस्लिम जमींदार द्वारा, और 1 बंबई के चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा, और 1 बंगाल के चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा, तथा 13 अन्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा यहाँ पे चुने जाते थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई किस तरह से चुनाव हो रहा है। 60 + 9 पदेन सदस्यों का यहाँ पे, तो हमने इसकी बात कर ली है। कहाँ की बात हो रही है, ये केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान रखना, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की बात हो रही है, कोई प्रांतीय परिषद की बात नहीं हो रही है। इस मुद्दे को भी आप लोग ध्यान से रखना। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे तीसरा मुद्दा क्या है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सुधार में आया हुआ था, तीसरा मुद्दा देखते हैं। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। कैसे, स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन किया गया हुआ था, और ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। देख लेना, एक क्रम इतना जटिल क्रम बना के रखा हुआ था 1909 के अधिनियम में। सुधार के नाम पे आप देख रहे हैं, सुधार के नाम पे इतना जटिल क्रम बना के रखा हुआ है। अभी हम इसको फोटो से भी, चित्र से भी समझाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे किया जा रहा है। तो ये जो है, ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। फिर प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। कैसा क्रम आ रहा है। और चौथा पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की लागू कर दी गई थी। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यहां पे पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। आगा खां मिले थे जाके 1906 में, आगा खां मिले थे जाके 1906 में, साहब हमें प्रतिनिधित्व दे दीजिए। हाँ, हम जो है जनसंख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व दे दीजिए। तो यहाँ पे हो गया उनके लिए, देख रहे हो आप, हो गया ये आप देख रहे हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत भी दी गई थी, और उन्हें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का भी अधिकार दे दिया गया था। दे दिया गया भाई साहब, आपने मांग करी, अंग्रेजी सरकार ने सुन ली। ठीक है, बात समझ गए। तो चौथा पॉइंट क्या है, एक तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, सांप्रदायिकता के बीज जो है अब उग गए थे, और इस समय बहुत बढ़ने लग गए थे, पेड़ जैसे उग रहे थे। तो सांप्रदायिकता आप यहां से साफ साफ दिख जाएगी आपको। ठीक है, सांप्रदायिकता के बीज जो है यहाँ पे बो दिए गए थे, और अब क्या है, उग रहे थे। ठीक है, मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदू की तुलना में कम रखा गया था। अर्थात हमने देखा होता ना वोटिंग कैसे हो रही थी, जो जितना धनी है वही वोट दे सकता है, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। बात समझ रहे हैं। आज हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो अपने वोट का मायने नहीं समझते हैं। उस टाइम क्या है, आप देखते हैं कि जो धनी होगा वही वोटिंग कर सकता है, वही वोटिंग कर सकता है। और इसमें क्या है, इसमें आय की योग्यता को मुस्लिमों के लिए कम कर दिया गया था, और हिंदुओं के लिए उनकी बजाय हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट देख लो एक बार, व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी। अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। लेकिन अभी देखना, अभी आप देखना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है। सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने की, उनके विषयों में संशोधन करने की,
पॉइंट को नोट कर लिया जाए, इसको एक बार पॉइंट को नोट कर लिया जाए। उनको कुछ विषय पर मतदान करने की, प्रश्न पूछने की, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार दे दिया गया था। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में हमने देखा हुआ था कि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, ठीक है। हाँ, ये सारे मुद्दे हमने देखे हुए थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे तो सारी चीजें मिल गई हैं, फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है देखेंगे। अभी समझेंगे हम लोग। अभी क्या है, हम इसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्ताव को ठुकराने का अधिकार भी दे दिया गया था। निगेटिव पॉइंट आप समझ रहे हैं ना, विरोध कैसे होगा अभी इसका। तो यहां पे एक तो यहां पे वीटो भी दे दिया गया था, विस्तार प्रस्ताव को ठुकराने का अधिकार भी दे दिया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गई थी। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कर दी गई थी और पहले देखेंगे सत्येंद्र सिन्हा जी को नियुक्त किया गया हुआ था। बात समझ गए। अब हम बात करते, ये सारी चीजें हमने देख ली, पांचों पॉइंट। सुधार की थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं, सुधार की थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं, मुद्दा देख लेते हैं भाई कहां पे क्या दिक्कत है। देखिए 1909 में सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का ना कोई हल हो सकता था और ना ही इससे वह निकला। जैसा कि उदारवादी मांग कर रहे थे कि भाई निकाय सुधार होने वाले हैं और यहां पे क्या क्या कमियां हैं अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। खुश हो रहे थे, उग्रवादियों से लड़ गए थे, विभाजित हो गए थे। कांग्रेस जो है सूरत का विभाजन हो गया था। देखते हैं भाई क्या क्या सुधार में क्या दिक्कतें क्या हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार, विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया हुआ था। मार्ले ने स्पष्ट तौर पर कहा था भारत सुशासन के योग्य नहीं है। अभी समझ में आ रहा है, अभी उदारवादियों के समझ में आ रहा है। जब सीधे सीधे क्या है आप देखेंगे, जो भारत सचिव जो है वो खुद ही बोल रहा है कि नहीं भारत सुशासन के योग्य है ही नहीं। कांग्रेस द्वारा प्रतिपक्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया हुआ था और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था का स्पष्ट रूप से विरोध किया था। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्या 1909 में यहाँ पे उत्तरदायी सरकार का स्थापना हुई थी? नहीं भाई, नहीं हुई थी, बाद में होती है जाके। बाद में मॉन्टेग्यू जो है 1917 में घोषणा करता है जाके, ठीक है। तो वो कहता है कि जैसा कि क्राउन ने कहा है हम वैसी घोषणा कर रहे हैं यहाँ पे कि अब समय आ गया है कि भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है, 1909 में बिल्कुल नहीं होता है। आगे चल के हम बातें करेंगे। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था और यही उनका मूल उद्देश्य था। ये काम भी किया और इवन आप देखेंगे कि 1947 में भारत विभाजित भी हो गया। बड़ा दुखद है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी। जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छन्नियों से छानने की क्रिया बन गई थी। आपने देखा हुआ था कैसे स्थानीय, फिर प्रांतीय, फिर केंद्रीय। तो एक तरह से आप देखेंगे, और वो भी जो स्थानीयों का चुनाव होता था वो भी कैसे अप्रत्यक्ष रूप से होता था। तो ये कौन सी व्यवस्था आप ले आए हैं, कौन से निकाय सुधार आप कर रहे हैं 1909 में? तो यहां पे आप देखेंगे ये सारी कमियां हो रही हैं यहां पे। और कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे और यह सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे, और यह चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे, और यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय सदस्यों का चुनाव करते, केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। और सुधारों को क्रियान्वित करते हुए भी बहुत सी गड़बड़ियां यहां पे उत्पन्न हो गई थी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई,
किंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। तो एक संसदीय प्रणाली की शुरुआत यहां से होती है, ठीक है, यहां से संसदीय प्रणाली की एक शुरुआत सी होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पे कैसे, ये देखिए जो व्यवस्था थी, जो व्यवस्था है, देख लो भाई, ये व्यवस्था थी। अब इतनी, भाई वही बोला ना कि छन्नियों से छानने के बाद क्या मिलेगा हमको। देखो यहां पे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्थानीय निकायों का चुनाव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, वोटिंग नहीं थी, अप्रत्यक्ष, ठीक है, स्थानीय निकायों का यहां पे चुनाव कर रहे हैं, और ये चुनाव मंडल का चुनाव कर रहे हैं। स्थानीय निकाय से एक चुनाव मंडल बन रहा है, और ये चुनाव मंडल क्या कर रहा है, ये प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव कर रहा है, और यही प्रांतीय परिषद के सदस्य क्या कर रहे हैं, केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं। इतनी लंबी व्यवस्था करने की क्या जरूरत थी, आप बताइए हमको। आप सुधार कर रहे हैं, सीधे सीधे सुधार कर दीजिए, सीधे चुनाव करा दीजिए, सीधे चुनाव करा दीजिए, सीधे चुनाव करा दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, जो आय में, जिसकी आय या संपत्ति ज्यादा थी, वो तो वो वोटिंग कर सकता था। तो ये ऐसी व्यवस्था थी, और इसी का कांग्रेस ने विरोध किया हुआ था, और अब उदारवादियों को दिमाग खुल गए थे, आप ऐसा कह सकते हो, उदारवादियों के दिमाग खुल गए थे, ठीक है। और यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। ये ध्यान रखना, पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। इस टाइम तक ध्यान रखना, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इस टाइम तक आप देखेंगे कि महिलाओं को, यहाँ पे महिलाओं को जो है ऐसा कुछ यहाँ पे चुनाव की बात करें तो यहाँ पे अभी अधिकार नहीं दिए गए थे, अभी अधिकार जो है वो नहीं दिए गए थे। लेकिन क्या है, पहली बार जो है चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को यहाँ पे अधिकार मिल गए थे, ठीक है, पहली बार ऐसी मान्यता मिल गई थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व मिलेगा था, सत्येंद्र सिन्हा जी, हमने देखा हुआ है। इसके बाद में देखेंगे, तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार भी दिए गए थे, हमने देखा हुआ था अभी, वोटिंग करना, कोई प्रस्ताव लाना, ऐसे ऐसे मुद्दे पे हमने देखा हुआ था, वो ऐसे मुद्दे पे बात कर सकते थे वहां पे। किंतु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रहीं। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाम मात्र सुधार ही प्राप्त हुए, जो वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये एक तरह से हमने मुद्दा पढ़ लिया हुआ था, कैसे सांप्रदायिकता के बीज बोए जाते हैं, कैसे जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, कौन कौन से सुधार हैं और कहाँ पे आपत्तियां हैं, ठीक है, कांग्रेस को या उदारवादी नेताओं को, ठीक है। तो ये हमने मुद्दे पे बात कर ली हुई है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रवाद, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रवाद। तो इसकी हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से 1918 प्रारंभ के यहाँ तक प्रारंभ होता है, और यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी इस समय, उदारवादियों का वर्चस्व था इस समय, हालांकि हमेशा ही रहा है। और इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान एक और थे। नंबर 1 यहाँ पे ध्यान रखना, ये पीसीएस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, बड़े बड़े आप देश देखेंगे, ये क्या एक साइड में रहते हैं, और जापान, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी और तुर्की, ये दूसरी तरफ थे। तो कुछ पिद्दी से देश और कुछ बड़े बड़े देश जो है वो एक तरफ थे। और इस यह काल जो है मुख्यतः राष्ट्रवाद का परिपक्वता काल है। यहाँ पे जो राष्ट्रवाद है वो कैसा परिपक्व हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, क्योंकि तमाम सारे आप देखेंगे एक तरह से तमाम सारे झटके लगे हुए थे उदारवादियों को, तमाम सारे धोखा मिला हुआ था, और विभाजन भी हो गया था, सूरत में विभाजन भी हो गया था, तो कांग्रेस को दो धड़े हो गए थे। तो यहाँ पे क्या अब राष्ट्रवाद का परिपक्वता काल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद कैसा परिपक्व हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर जो है वो निम्न 3 चरणों में विभक्त किया जाता है कि भाई कैसे कैसे इसको करना है। तो ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर देखिए, ऐसे नहीं मानेंगे, देखो क्या क्या डिमांड करते हैं, कैसे कैसे मान रहे हैं कि ठीक है आप विश्व युद्ध में शामिल हो रहे हैं, ठीक है हम साथ देंगे,
लेकिन क्या क्या हमारी डिमांड्स है वो हम लोग बात करने वाले हैं। वो 3 कौन से जो है यहाँ पे प्रत्युत्तर है। उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा और उसे पूर्ण समर्थन दे दिया। पूछा जा सकता, ध्यान रखना, स्टेटमेंट देके यूपीएससी में सीधे सीधे स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, आराम से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उग्रवादियों, जिसमें तिलक भी सम्मिलित थे, तिलक ने भी, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है, उग्रवादी विचारधारा के थे ये, लेकिन फिर भी उग्रवादियों ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा, और जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है और उन्हें इस शुभ अवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। अलग अलग 3 विचारधारा हैं यहां पे, ध्यान रखना, उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी। क्रांतिकारी बंदूक की नोक पे वो बात करते थे, बात समझ गए। 3 विचारधारा यहां पे काम कर रही हैं और 2 विचारधाराओं ने क्या है, समर्थन भी दे दिया है। आप बहुत बड़ी बात समझिए इसको, तिलक जैसे नेता ने क्या किया हुआ है, तिलक जैसे नेता ने क्या किया हुआ है, यहां पे अंग्रेजों का साथ दिया हुआ है, ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी कुछ गतिविधियां हैं, हम लोग फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। प्रथम विश्व युद्ध ने में अपार उत्साह का संचार किया। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी और यूरोप में बर्लिन कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। गदर आंदोलन देख लो, गदर आंदोलन जो है ये गदर दल द्वारा चलाया गया हुआ था, जिसका गठन कब किया गया है, ये एक क्रांतिकारी संगठन है मित्रों, ये एक क्रांतिकारी संगठन है और ये 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा संगठित किया गया था। ध्यान रखना, नाम क्या है, लाला हरदयाल द्वारा संगठित किया गया था। इसको कहां पे किया गया था, ये कहां पे किया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसको जो है ये सैन फ्रांसिस्को नगर में अमेरिका के पश्चिमी इलाके में आप कह सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की किसके द्वारा, लाला हरदयाल द्वारा। रामचंद्र बरकतुल्ला तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया था। पूछा जा सकता है कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थे, पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पे सैन फ्रांसिस्को में गदर दल का मुख्यालय था तथा अमेरिका के कई शहरों में इसकी शाखाएं भी खोली गई थी। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी और 1857 के विद्रोह की स्मृति में इसने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन कर लिया था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए पीटी के लिए, हाँ, गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन उसने 1857 के विद्रोह की स्मृति में किया हुआ था, ठीक है, बात समझ गए। और गदर आंदोलन के कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब किसान और भूतपूर्व सैनिक थे। गदर दल की स्थापना के पूर्व ही यहां ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियां भी प्रारंभ हो गई थीं और इसमें रामदासपुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सुवन सिंह भाकना की मुख्य भूमिका थी, ठीक है, तो ये भी इससे जुड़े हुए थे। 1911 में लाला हरदयाल के पहुंचने पर इसमें और भी तेजी आ गई और इन सभी के प्रयत्नों से 1913 में गदर दल का स्थापना की गई थी। उसमें मेन भूमिका किसी थी, लाला हरदयाल की, लाला हरदयाल की यहाँ पे प्रमुख भूमिका थी। बात समझ आ गए। और इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु वैंकूवर कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह एवं सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यहां पे पॉइंट को नोट कर लिया जाए। वैंकूवर कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी और इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भी क्रांतिकारी आतंकवाद की सहायता से भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराना था। तो ये तमाम सारे हमने संस्थाएं देखी। इससे कौन कौन जुड़े हुए थे, इससे कौन कौन जुड़े हुए थे एक बार देख लो। पीटी वालों देख लो एक बार। रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद भी गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, इनके प्रमुख सदस्यों में से एक थे। बात समझ में आ गई गदर पार्टी के बारे में। ये पूछा गया है कामागाटा मारू प्रकरण क्या है, आखिर है क्या, ये क्या चीज है, ये देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा।
इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस कांड ने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। पंजाब के एक क्रांतिकारी बाबा गुरदित्ता सिंह, नाम याद रखना, क्या नाम है? बाबा गुरदित्ता सिंह ने एक जापानी जलपोत, तो ये क्या है? कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू एक जहाज है, पानी का जहाज है, पानी का जहाज है, जापानी जलपोत है, एक जापानी जलपोत है कामागाटा को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया गया। वैंकूवर कहाँ है? अभी देखा था हमने, कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में है, कनाडा की पश्चिमी सीमा पर, ठीक है। किंतु यहां पे हुआ क्या? गड़बड़ कहां पे हुई? किंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन यह जहाज सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह पर लौटता है और इस जहाज के यात्रियों का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने उन्हें वापस लौटा दिया है, अपने यहाँ पे घुसने नहीं दिया हुआ है। और कामागाटा मारू घटना एवं प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर दल के नेता अत्यधिक उत्तेजित हो गए थे, ठीक है। क्यों उत्तेजित हो गए थे? एक तो इनको अपमानित किया गया, वापस लौटा दिया गया, और दूसरा इनको अवसर भी मिल गया था। क्यों? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो ये और ज्यादा उत्तेजित हो गए। आओ हम तुम्हें देख लेंगे अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई, उत्तेजित हो गए और उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना भी बना डाली और उन्होंने विदेशों में रहकर क्रांतिकारी आतंकवादियों से भारत जाकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने का आह्वान किया। सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत इस पे तुरंत कार्रवाई की और इनका दमन कर दिया, ठीक है। ये क्या है? कामागाटा मारू प्रकरण है। यूरोप में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां थी, एक बार फटाफट देख लो। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल, कहां की हम लोग बात कर रहे हैं? अब यूरोप में आते हैं, अब यूरोप में चल रहे हैं, यूरोप की सैर करते हैं। अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की हुई थी। मुद्दा ध्यान रखना, कब स्थापना की गई है? 1915 में स्थापना की गई है। के तहत आप क्या है, नाम देख लो एक बार, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई है। किसके सहयोग से? जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से। कौन सी योजना है? जिम्मरमैन योजना के तहत। और कौन कौन से इसमें लोग सहभागी हो रहे हैं वो देख लो, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल, ठीक है। यहां पे भी लाला हरदयाल पहुंच जाते हैं। उधर 1913 में गदर पार्टी का, गदर दल का स्थापना करने के बाद ये कहां पहुंच जाते हैं? यूरोप में पहुंच जाते हैं। और इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व के विभिन्न भागों यथा बगदाद, ईरान, टर्की, काबुल में अनेक क्रांतिकारियों को भारतीय सेनाओं और भारतीय युद्धबंदियों के मध्य कार्य करने के लिए भेजा हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो भी पश्चिमी एशिया की बात करें, पश्चिमी एशिया, मिडिल एशिया की बात करें तो वहां पे भी ये तमाम लोग जो है वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित कर रहे थे, ठीक है। और एक शिष्टमंडल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट को नोट कर लिया जाए। यहां पे एक शिष्टमंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला एवं उबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में काबुल भी गया हुआ था। और यहां पे आप देखेंगे कि इन्होंने यहां पे अपनी स्वतंत्र सरकार, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने अपनी स्वतंत्र सरकार की भी स्थापना कर ली थी। ये पॉइंट यहां पे नहीं है, इसको नोट कर लेना। यहां पे इन्होंने क्या किया था, ये जब भी काबुल गए थे तो यहां पे क्या किया था, इन्होंने अपनी स्वतंत्र सरकार का गठन किया हुआ था, ठीक है। स्वतंत्र सरकार का गठन किया हुआ था किसने? महेंद्र प्रताप सिंह ने, ओके। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होने वाली क्रांतिकारी घटनाएं एक बार फटाफट देख लो। इस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र मुख्यतः पंजाब और बंगाल थे। बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी और इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर दल के नेताओं के साथ सहयोग से अनेक क्रांतिकारी कार्य किए हुए थे। बंगाल के एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी नेता जतिन मुखर्जी, जिन्हों बाघा बोला जाता था, जिन्होंने नेतृत्व में बंगाल के
क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी कार्य किए हुए थे। तो इस तरह से भारत में है। इसका एक और हम लोग अभी क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हम एक और अभी टॉपिक लेने वाले हैं थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद आप कहिए, ठीक है, अभी तो नहीं ले सकते। तो उसमें भी हम देखेंगे जो भारत में है और भी कुछ मुख्य जो है क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, जैसे बंगाल में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मास्टरदा सूरसेन जी, ठीक है, मास्टरदा जिनको बोला जाता था, उनके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया भाई उनके बारे में, कैसी बात कर रहे हो आप लोग, क्वेश्चन पूछा गया वहां से कि भाई वो कांग्रेस के सदस्य थे कि नहीं थे, तो भाई थे सदस्य, क्या दिक्कत है इसमें, सदस्य थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें यूपीएससी में पूछी जाती हैं, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। नेक्स्ट देखो, कल हम लोग जो बात करने वाले हैं मित्रों, होम रूल लीग के जितनी भी जानकारी है, सब कुछ फैक्ट, इवन कंसेप्ट, कैसे काम कर रहा था, कैसे काम किया, कितना विस्तार था, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ था, सारी बातें हम लोग कल करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, सारी पूरी मैं आपको वचन देता हूं कि प्रीलिम्स जो है आपका यहीं से निकलेगा, प्रीलिम्स जो है यहीं से निकलेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। अगर आपने जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपने 2 बार वीडियो इसका देख लिया तो, ठीक है, तो यहीं से निकलेगा। ओके, तो हम लोग कल यहां से करेंगे होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। ओके, ठीक है, बाय बाय। अभी हमारी क्लासेस जो है अभी 9 बजे भी क्लास होती है, सुबह में पॉलिटी क्लास होएगी, और इसके बाद में 3 बजे भी एक क्लास होएगी जो कि ज्योग्राफी की क्लास होएगी, और इसके बाद में आप एक 8 बजे रात में भी क्लास होती है जो इकोनॉमिक क्लास होएगी। ये सब प्रीलिम्स बेस्ड हैं, सारी क्या है, प्रीलिम्स बेस्ड हैं। और मैं बताता भी रहता हूँ भाई कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है, कहाँ से पूछा गया हुआ है। तो आप लोग इसको देखते रहिए। और जो लोग भाई क्या बोलते हैं, जिनको पीटी वाला जो चाहते हैं कि भाई पीटी का जो है उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनको देख लो। जो लोग पीटी वाले वो क्या करेंगे, सॉरी पीडीएफ वाले, मैं क्या बोल रहा हूं, पीडीएफ वाले क्या करेंगे, ये अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल क्या है, टेलीग्राम चैनल है, देख लो साफ साफ, यहां पे आएंगे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। और अगर कोई डाउट है तो ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर को आप लोग ध्यान से देख लो, इस पे फोन करना है, पूछना डाउट क्या है, ठीक है, तो हमारी बात हो जाएगी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और आप लोग इसको देखते रहिए और अपना प्रीलिम्स क्लियर करिए। थैंक यू।